राजस्थान ललित कला अकादमी और धोरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशेष व्याख्यान माला के इस दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कला के अलग अलग पहलू होते हैं, कला की क्या सीमाएं हैं और कला हमारे जीवन में चित्रों के अलावा क्या असर करती है। इसी उद्देश्य से देश के ख्यात कलाकारों, कला समीक्षकों जो कला को जीते हैं, उनको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं कला की उन बारीकियों को समझने के लिए, समझाने के लिए। आज हमारे बीच ऐसी ही एक खास शख्सियत मौजूद है, सोमू देसाई। सोमू देसाई केवल नाम नहीं, कला की ऐसी मिसाल है जिसने समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं सोमू इसलिए कहता हूँ कि उम्र में छोटा है, ज्ञान में चाहे बड़ा हो। सोमू को लगभग 20-25 वर्षों से मैं जानता हूँ। कला के लिए उनका समर्पण अद्वितीय है। एक इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कहते हैं कि मैं कभी निराश नहीं होता, मैं कहता हूँ रोने का नहीं, रास्ता निकालने का। एक पॉजिटिव संदेश लेकर ये चले हैं। मनहरलाल प्राणोभाई देसाई, इंदुबेन मनहरलाल देसाई के सुपुत्र सोमू देसाई अपने आप में एक मिसाल है। जिस ग्रामीण परिवेश में इनका जन्म हुआ, समय को जीते हैं। उस समय उस गांव की क्या स्थिति थी, वर्तमान में एक औद्योगिक नगरी वो बन चुकी है। उन दोनों को किस तरह सामंजस्य अपने चित्रों में, अपने विचारों में लाते हैं और आम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये हमें इनसे सीखने को मिलता है। तो ऐसे कलाकार को मैं आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में। कृपया सोमू देसाई पधारें। तो हमारी जो औपचारिकता होती है, मैं आग्रह करता हूं हमारे धोरा इंटरनेशनल के संरक्षक डॉक्टर विद्यासागर जी उपाध्याय, हम सबके गुरु, आपसे आग्रह करता हूं कि आके और सोमू देसाई को शॉल उड़ाकर उनका अभिनंदन करें। मैं आग्रह करता हूं धोरा इंटरनेशनल के कर्ता धर्ता और सचिव श्री मनीष शर्मा से कि वो आए और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें श्री सोमू देसाई जी का। सोमू देसाई जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अब मैं आग्रह करता हूं पवन शर्मा जी, जो धोरा के सक्रिय सदस्य हैं और चित्रकार हैं, को कृपया विस्तार से इनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बताएं। नमस्कार, सभी उपस्थित कलाकारों का स्वागत है आज के व्याख्यान में।
आज का व्याख्यान कला को सिर्फ देखने मात्र के विषय में नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो महसूस की जा सकती है। एक ऐसी यात्रा जो शुरू हुई थी पार्डी की शांत गलियों से, जहां आम के बाग और लाल मिट्टी की खुशबू थी, और जो अब महाद्वीपों और विचारों के परिवर्तन के युगों को पार कर चुकी है। अमलसाड के BA मेहता कला महाविद्यालय की साधारण कक्षाओं से लेकर मुंबई की कला दीर्घाओं की हलचल भरी गलियों तक, और वडोदरा के बौद्धिक वातावरण की गहराइयों तक, सोमू देसाई ने सदैव अनुशासन और खोज के बीच संतुलन बनाए रखा। वे कभी एक ही संस्था और परंपरा की सीमाओं में नहीं बंधे रहे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही सोमू जानते थे कि कला को दीवारों या पाठ्यक्रमों से सीमित नहीं किया जा सकता। वे यात्रा करते रहे, कलाकारों से मिलते रहे, विचारों को आत्मसात करते रहे, अनुभवों को संजोते रहे, मानो कोई यात्री पवित्र स्थानों से पवित्र धूल इकट्ठी कर रहा हो। 1990 के दशक में जब भारतीय कला बाजार विस्तृत आकार ले रहा था, सोमू ने पारंपरिक रास्तों से परे अपना एक आगे रास्ता चुनने का निर्णय किया। उन्होंने डिज़ाइन, वास्तुकला, फैशन, उत्पाद सौंदर्य शास्त्र, इन सभी विषयों को रास्ते में भटकाव नहीं समझा और समानांतर रचनात्मकता की नई भाषाओं के तरीके से देखा। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच एक आवाज़ भीतर से उन्हें पुकारती रही, क्या सिर्फ जीवित रहना ही पर्याप्त है, या अर्थपूर्ण जीवन ही सच्ची कला है? यह प्रश्न उन्हें 150 किलोमीटर दूर अपने गांव पार्डी ले आया, जहां उन्होंने अपनी जड़ों से दोबारा जुड़कर समझना शुरू किया कि बदलते समाज में कला का क्या अर्थ हो सकता है। उनकी कला धीरे धीरे उसी भूमि की तरह विकसित हुई जहां ग्रामीण सादगी, औद्योगिक तीव्रता का संगम था। उन्होंने स्टील, कबाड़, कागज, कारखानों, गोदामों की साधारण वस्तुओं को लेकर उनके लिए समय, परिवर्तन और स्मृति के प्रतीकों के रूप में काम किया। लेकिन सोमू देसाई सिर्फ एक स्टूडियो कलाकार नहीं हैं। वे एक संबंध जोड़ने वाले, एक मार्गदर्शक, एक दूरदर्शी आयोजक है। स्कॉटलैंड की कलाकार लिन बेनेट मैकेंजी के साथ सहयोग से लेकर सिंगल नामक साइट स्पेसिफिक रेजिडेंसी की स्थापना इन्होंने की, और ग्लोबल नोमैडिक आर्ट प्रोजेक्ट इंडिया के नेतृत्व तक सोमू ने कला के माध्यम से दुनिया भर के कलाकारों और संस्कृतियों को जोड़ा है। बियॉन्ड किला, संदर्भ नेचर आर्टिस्ट रेजिडेंसी, आर्ट रूट्स, फाल्कट जैसे उनके प्रोजेक्ट सिर्फ आयोजन नहीं हैं, वे सहानुभूति और सृजनशीलता के जीवित तंत्र हैं। उनकी कला दीवारों पर सज कर चुप नहीं रहती, वह सांस लेती है, संवाद करती है और अपने परिवेश को बदल देती है। आज सोमू देसाई समकालीन भारतीय कलाकार के रूप में धरती और उद्योग, अतीत और भविष्य, स्थानीयता और वैश्विकता, इन सभी के स्पंदन को एक साथ जीवित रखते हैं। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि कला किसी मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि लगातार बनने और विकसित होने की प्रक्रिया है। तो आइए हम अपने मन और इंद्रियों को खोलें और प्रवेश करें उस संसार में जो सोमू देसाई ने रचा है। एक ऐसे कलाकार का संसार जो सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि अर्थ गढ़ता है, जो स्मृतियों से अपनी यात्रा का नक्शा बनाता है और जो कबाड़ को करिश्मा और अनुभव को अनंतता में बदलता है। साथियों, स्वागत है कलाकार श्री नीतेश M देसाई, श्री सोमू देसाई का। धन्यवाद। मैं बीच बीच में कुछ बोलता रहूँगा इनके बारे में, क्योंकि इनकी इतनी चीज़ें हैं। इनको सबसे बड़ा मलाल है कि इनका कोई सीनियर, जिस स्कूल में ये पढ़ने गए पहली कक्षा, वो शुरुआत वहीं से हुई। जिस स्कूल में इन्होंने पहली कक्षा पढ़ी, उस स्कूल की शुरुआत इनसे ही हुई, तो इनका कोई सीनियर वहाँ भी नहीं रहा। फिर जब ये कॉलेज में आए फाइन आर्ट्स की विधिवत शिक्षा के लिए, तो वो कॉलेज भी पहली बार शुरू हुआ और ये प्रथम स्टूडेंट रहे उसके। तो इनको ये मलाल रहा कि मेरा कोई सीनियर, हम कहते हैं ना हमारे वो फला सीनियर कोई रहा ही नहीं इनका वहाँ उस परिवेश में। तो अपने सीनियर की खोज में ये कभी बड़ौदा आते, कभी जे पहुँचते और वहाँ अपने से सीनियर विद्यार्थियों को ये खोजते।
और उनसे कुछ सीखते हैं, क्योंकि सीनियर से सीखना बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं विद्यार्थियों को कह रहा हूँ। तो ऐसे कलाकार को, ऐसे समाज सेवी कलाकार मैं आमंत्रित कर के साथ। तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन देना, बोलना, ये मेरा काम तो है नहीं, लेकिन मुझे बताया गया कि हिंदी में बोलना है तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इंग्लिश मेरी लैंग्वेज भी नहीं है और हिंदी भी वैसे ठीक ठाक ही बोल देता हूँ, लेकिन संवाद कर सकता हूँ। तो यहाँ से चालू करेंगे हम लोग ऑल्टरनेटिव आर्ट प्रैक्टिस के बारे में। तो पहले ये बताऊंगा कि मेरे लिए झुकाव कैसे बना, ऑल्टरनेटिव आर्ट प्रैक्टिस कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से इंस्पायर हुआ, कहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, फिर उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद एक प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्ट ने कैसे मुझे दूसरे प्रोजेक्ट पे लीड किया, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी आती गई और कभी कभी अपॉर्चुनिटी बनाई भी। तो उसका पूरा फ्लो है, ठीक है। तो ये एक जनरल आप एआई पे ऑल्टरनेटिव आर्ट प्रैक्टिस के बारे में एक डेफिनेशन मांगोगे तो ये आता है कि आर्ट बियॉन्ड द गैलरी, फोकस ऑन द प्रोसेस, यानी उसके प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है, उसका फाइनल रिजल्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। नॉन ट्रेडिशनल मटेरियल, चैलेंजेस द मार्केट, मतलब उसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं, गैलरी, ऑक्शन हाउसेज या म्यूजियम्स, इससे कोई लेना देना नहीं। एग्जाम्पल, ये यहाँ से स्टार्ट करने का एक रीज़न है जिसका कंक्लूजन हम लास्ट में पाएंगे। तो मैंने करीबन जब ये विनय भाई और मनीष की तरफ से इनविटेशन आया तो मैंने सोचा कि मैं प्रेजेंट है। तो मुझे पता चला कि 2007 से लेके 2024 तक मैंने करीबन 35 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। तो 35 में से मैंने शॉर्टलिस्ट किए और आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो जो ब्लू लाइन में है, ब्लू कलर में जो लाइंस है वो मैं आज दिखा रहा हूँ, बाकी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम जाएगा। और हर एक प्रोजेक्ट की अपनी कहानी होती है, बहुत सारी डिटेल्स होती है, लर्निंग्स होती है, तो सब शेयर करने जाने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वो फ्लो है जो एक से दूसरे पे मैं जा रहा हूँ। तो पहला मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था आर्टिस्ट एंडी गोल्सवर्दी का, ये फिल्म देखा था मैंने, रिवर्स एंड टाइड। ये स्कॉटिश आर्टिस्ट है। तो स्टूडेंट्स लोग के लिए मेरा एक आग्रह है कि ये नाम जरा लिख लीजिए, आप कभी भी ये फिल्म वगैरह देखिए। तो ये मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशन था, नया देखा मैंने। तो ये थोड़े कुछ फोटोग्राफी उनके काम के बारे में, नेचर आर्ट के बारे में। और प्रैक्टिकल मेरा इंट्रोडक्शन हुआ जो अल्टरनेटिव आर्ट का, वो है संदर्भ में 2007 में पहली बार मैं गया था संदर्भ में। इनविटेशन कोई था नहीं, जाना था, चला गया, देखा जाएगा। तब से मैं चिंतन से दोस्ती बनी, तभी हमारा पहचान हुआ और यहाँ से मेरा प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन हुआ अल्टरनेटिव आर्ट प्रैक्टिस के बारे में। तो ये बाद में वापस फिर तो हर साल जाने लगा, लेकिन ये 2009 की बात से चालू कर रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पे एक परफॉर्मेंस की थी, जो ड्राइवर की परफॉर्मेंस थी। और मेरा इंटेंशन था कि काफ़ी क्वेश्चंस आते थे कि ड्राइवर एक अजब कैरेक्टर होते हैं, वो इतनी सीक्रेसी भी सुनते हैं, वो इंसान है लेकिन मशीन जैसा बिहेव करना है उसको। यहाँ पे साइड पे लगा, फास्ट चला, इधर ले उधर ले, तो स्लो क्यों जा रहा है, टाइम नहीं है, भगा आज स्लो चला, क्यों रिस्क कर रहा है। तो ये बंदा है ना, वो मुझे हमेशा एक अट्रैक्ट करता था कि इसका माइंडसेट क्या होता है, मतलब मैं ही बनूंगा ड्राइवर। और ये जो संदर्भ की 10 दिन की रेसिडेंसी थी, उसमें मैं ड्राइवर बन के गया और ड्राइवर के साथ ही रहता था। दूसरे ड्राइवर थे, जो चिंतन का ड्राइवर था, उनसे ज़्यादा मैं रहता था। ये लोग मुझे 5 बजे उठा के उसको बस पे लेके जाना है, जा तो यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। तो वो एक्सपीरियंस लेना था मुझे ड्राइवर का। वैसे ही मैंने एक और भी प्रोजेक्ट किया था यही लाइन पे, जिसमें मैंने वापी से लेके दिल्ली ट्रक में गया था, वापी टू दिल्ली इन ट्रक, 40 आवर्स 40 की स्पीड पे गया था।
क्योंकि हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हुए हमेशा ट्रक वाले को गाली देते रहते हैं, ये ऐसा चलाता है वैसा चलाता है, लेकिन एक्चुअली उनके साइड से क्या है, उनका टेक क्या है, वो क्यों ऐसे करते हैं, वो एक्सपीरियंस करना था। तो वो एक दूसरा मैंने बोला, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैंने वो ड्राइवर पे किया था संदर्भ में, और काफ़ी एक्सपीरियंस हुए। जो हम बिना सोचे समझे किसी के साथ बिहेव करते ना, वो क्यों होता है, और उनके वो बिहेवियर का उन पे क्या, उनकी मानस पे क्या क्या असर करता है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस करना था। तो ये मैंने वो तभी किया था प्रोजेक्ट। ये सुबह 5 बजे मुझे भेज रहे थे किसी को बस पे लेने जाने के लिए। ये सब लोग आर्टिस्ट, पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट, यहाँ मैं गाड़ी के साथ बैठा हूँ। मेरा आर्टिस्ट के साथ घूमने का नहीं था, ड्राइवर मेरी गाड़ी मेरी जिम्मेदारी है, बस वो वैसे ही बिहेव किया 10 दिन। जो संवाद होते थे ना, मैंने बाद में रिक्वेस्ट किया कि मेरे यूनिफॉर्म पे लिखो, ये वो छप जाता है, जैसे दिमाग पे छप जाती है बातें, वैसे मैं बोला यूनिफॉर्म पे लिखो मेरे। फिर ये एक प्रोजेक्ट किया था वाइब्रेंट गुजरात 2009 में। 2009 में इंडिया में रिसेशन हिट कर गया था, जो बूम था उसके बाद रिसेशन हुआ। तो सब, और वो टाइम पे मैं बड़ौदा में रहा करता था, तो सब जगह पे आर्टिस्ट और नर्वस थे। अभी हम लोग ने इतना काम किया, मैंने तो फ्लैट ले लिया, उसका ईएमआई आएगा, पेंटिंग बिकता नहीं, ये है वो है। और मेरा एक फ्रेंड है जॉनी एमएल, तो मैं जॉनी को लेने गया था अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे पहली बार सुना, अरे ये वाइब्रेंट गुजरात कुछ बिजनेस फेस्ट हो रहा है, एकदम ऑप्टिमिस्टिक बातें हो रही थी। बोला यार जॉनी, ये पूरी दुनिया रो रही है, रिसेशन है, ये बंदा क्यों ऐसे बोल रहा है। बोला सही बात है ना, अभी टाइम है आर्टिस्ट को खुद के लिए काम करना है। मैं बोला चल ना कुछ प्रोजेक्ट करते हैं इसके ऊपर। तो फिर हमारा एक फ्रेंड है आशिक शाह करके, उसकी फैक्ट्री स्पेस हुआ करती थी बड़ौदा में, तो उनको प्रपोज किया कि हमको ये करना है, तो बोले करते ही चलो। तो ये 10,000 स्क्वायर फीट का हम लोग ने म्यूरल बनाया था, जो गुजरात के बारे में बात कर रहा है, क्या क्या है गुजरात। और हम कोई निराशावादी बात नहीं करनी थी हमको, खुद के लिए बात करो, खुद के लिए काम करो, ये मैसेज पास करना था। तो ये 10,000 स्क्वायर फीट, जिसमें ऊपर नीचे ग्राउंड कहीं पे 1 स्क्वायर इंच छोड़ा नहीं है हम लोग ने पेंट करने में। तो यहां से आइडिया ये था, ये गेट है, यहां से एंटर होंगे ना तो यू आर कवर्ड विद पेंटिंग्स। और मैं यकीन से बोल सकता हूं, जो मैंने रियलाइज किया था, अकेला अंदर आदमी अंदर 10 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता है, इतना हैवी, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, इतना हैवी होता है वो। ये सारे आर्टिस्ट है जो बड़ौदा से कनेक्टेड है। वो टाइम का जो हो रहा था ना, जैसे ये नैनो कार का बंगाल में से यहाँ लेके आए थे गुजरात में, वो जो मोमेंट है सारे कैप्चर किए थे हमने। ये अलंग है, अलंग में सीट ब्रेकिंग यार्ड है, वहीं पे गिर है। तो हम लोग ने ओपनिंग में बहुत एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक पार्ट है पेंटिंग का, लेकिन इसका हमने पोस्टर्स बनाए और पूरे बड़ौदा में लगा दिए पोस्टर, तो किसी को पता नहीं चलेगा ये फिल्म आ रही है, प्ले है, क्या है। तो इसके वजह से करीबन ओपनिंग में 650 लोग आए थे, ह्यूज क्राउड। उसके बाद दूसरे दिन ही हम लोग ने, मैं, ये जॉनी एमएलए और ये फिरोज बाबू है, फिरोज बाबू फोटोग्राफर है, जॉनी एमएलए इज अ क्रिटिक राइटर हिस्टोरियन, वो और मैं। तो मेरी और जॉनी की हमेशा अलग अलग जगह के बारे में बात हुआ करती थी कि बस्तर ऐसा है, खामगांव ऐसा है, अकोला ऐसा है। तो हम लोग ने एक प्लान किया, तो तभी रिसेशन गया, रिसेशन चालू हुआ, बूम गया। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने डिसाइड किए कि ये क्वेश्चन, कि भाई पूरा ये बूम आके गया, तो छोटी छोटी कॉलेज होती है, छोटे गाँव की कॉलेज फाइन आर्ट की,
तो वहाँ के स्टूडेंट को पता भी है क्या कि सुबोध गुप्ता कौन है, चिंतन उपाध्याय कौन है, कृष्णचारी बोस कौन है, इनके नाम भी पता है क्या, फिर उनकी रेफरेंस लाइब्रेरी क्या होती है, ये पूरी स्टडी करनी थी। तो वैसे ही हम दोस्त लोग को बोला भाई 10-10 हज़ार रुपया भेजो सब लोग करके कुछ फंड इकट्ठा किया, एक गाड़ी व्हीकल बुक की और पूरा रूट बनाया हमने और वो ट्रैवल किया था, उसका डॉक्यूमेंटेशन था। तो स्टूडेंट्स johnnyMLblogspot.com, यहाँ पे जाएंगे तो हर रोज की डायरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने जैसा है। तो इसके ऊपर पूरा ये हम लोग हर रोज लिखते थे, आज क्या हुआ कहाँ हुआ। तो हमको दोस्तों के फोन था कि भाई लिखो, हम पढ़े तो सो जाए पढ़ के। तो देवर नियरली 850 पीपल फॉलोइंग अस। तो ये हमारा रूट था, ये बड़ौदा से स्टार्ट किया, फिर हम प्रतापपुर गए थे, रेसिडेंसी चालू थी वहाँ पे, फिर वहाँ से हम लोग उज्जैन गए, उज्जैन में माधवा कॉलेज थी, वहाँ पे टीचर से बात की, स्टूडेंट से बात की। सही बताऊँ किसी को नहीं मालूम था इंडियन आर्ट सीन क्या है, कुछ नहीं था। हमको हार्डली 1 या 2 कॉलेज मिली जहाँ पे हम कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले थे। लेकिन ये हमको पता चला ये कॉलेज क्यों है और बच्चियाँ क्या कर रही है वहाँ पे। तो मैरिज के लिए क्वालिफिकेशन है, उनको आर्ट से को नहीं। पढ़ाई में भी टेडी बेयर ही सिखाते थे, टेडी बेयर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये उज्जैन में है, ये मिसिस वाकेनकर है, वो जो भीमबरका केव्स है ना, जिन्होंने इन्वेंट की थी, उनकी वाइफ है। तो उनसे एक संवाद है, वो ब्लॉग में है, उनके साथ का संवाद हमारा। फिर ये हम भीमबरका केव गए थे। तो भीमबरका केव रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, पेंटर एंड आर्ट हिस्टोरियन मिस्टर विष्णु सिद्धर वाकेनकर इन 1957। तो ये 10,000 पुरानी केव थी, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग। मांडू गए थे, ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग थी हमारे लिए। फिर ये जो है फड़के स्टूडियो, ये फड़के स्टूडियो वो टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडर्स उनके स्कल्पचर्स बनाते थे। और इन द मिडल ऑफ नोवेयर ये स्टूडियो ऐसा था, आजू बाजू कुछ नहीं, कहाँ से स्टूडियो है क्या कर रहा है। बट दिस स्टूडियो वाज बीन सपोर्टेड बाय रंजीत सिंह गायकवाड़, गायकवाड़ फैमिली इसको सपोर्ट करती थी। फिर ये देवलालीकर फाइन आर्ट कॉलेज जहाँ से हुसैन साहब पढ़े थे, वहाँ गए थे हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट था, अच्छा कैलिकुलम था, स्टूडेंट्स अच्छे थे, रेफरेंस लाइब्रेरी अच्छी थी, अपडेटेड स्टूडेंट्स थे। ये यहाँ पे हमको एक्सपीरियंस हुआ। फिर भोपाल में गए नूतन, तो इट वाज अगेन ऑफ नो यूज। ये नागपुर कॉलेज में गए थे, यहाँ पे भी अच्छा था, वेरी हाई स्किल टैलेंट, गुड प्रोफेसर्स। ये बाद में जे के हुए थे ना, हाँ, वो तभी वहां पे थे। ये खैरागढ़ यूनिवर्सिटी वाज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी थी। और वो टाइम पे नागेंद्र वाज नागदास थे वहां पे, और ग्राफिक डिपार्टमेंट वाज सुपर। ये रेफरेंस लाइब्रेरी का हम लोग ने स्पेशली आर्काइव किया था फोटोग्राफ में, बहुत अच्छी लगी थी। और ये अकेली फाइन आर्ट कॉलेज दिखी जहां पे म्यूजिक एंड फाइन विजुअल आर्ट दोनों साथ में है ना, खैरागढ़ में। इंदुबेन क्या नाम था उसका, क्या, इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय। तो ये उनका ग्राफिक स्टूडियो था। फिर वहाँ से हम लोग बस्तर गए, तो ये सुरेश वाघमारे है, मेरा फ्रेंड है, वो डोगरा कास्टिंग करता है। ये जयदेव बघेल और नवजोत अल्ताफ ने एक पार्क बनाया था ऐसा स्कल्पचर का, ये जगह है, स्कल्पचर पार्क है वो।
फिर ये फगनू है, रॉ टाइन में काम करता है। ये बहुत अजीब जगह है। किसी ने तांत्रिक ने बोल दिया कि इसके अंदर वो तरु है, सोने का गड़े होते ना, सोने भरा हुआ। तो पूरा गांव लग गया था, कुछ काम नहीं किया हम लोग गया, तभी ये खत खोदते गए कि अंदर से सोना निकलने वाला है। तो ये बंदा है ना, पंदीराम है, इज अ वेरी रिनाउंड ट्राइबल वुड कार्वर, बहुत अच्छा नाम है उनका। लेकिन वुड कार्वर से ज्यादा उनकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो बड़ी इंस्पायरिंग थी। ये साल में कम से कम 2 करोड़ का काम तभी बेचता था, लेकिन पहाड़गंज काम बेचा, पैसा है ना, वहाँ से टैक्सी की, वहाँ से पार्टी चालू, जब तक पैसा खत्म नहीं होगा तब तक पार्टी चालू रहती है पूरे गांव को, और आते ही 2-3 शादी कर लेगा। और उनका जो इथोस होता है ना ट्राइबल का, कि हम एक्यूमुलेट कुछ नहीं करते, रखते नहीं है, खत्म कर देना है, तो वो सिस्टम से। और ये पूरी दुनिया घुमा है ऐसे ही, फ्लाइट में भी ऐसे ही जाता है। ब्लू आइज है उसके, ये रहा। ये कुंभारपाड़ा है, कुंभारों का गांव है। और वहां से हम लोग वर्धा आए थे, सेवाग्राम आश्रम, जो गांधी जी डांडी मार्च के बाद जो बिरला जी उनको छुड़ा के लेके गए थे वर्धा, और वहां पे ये आश्रम खोला था, जहाँ काफी टाइम बिताया उन्होंने। फिर ये खामगांव की यूनिक कॉलेज है, बहुत ही अलग थी। हम लोग सुबह 4 बजे गए, 2 मानसो ऐसा तिरछी टोपी पहन के 100 किलो को कास्टिंग निकाल रहे हैं, और सिर्फ स्कल्पचर डिपार्टमेंट, यहाँ पे सिर्फ स्कल्पचर डिपार्टमेंट है। और स्किल मतलब एक अलग लेवल पे स्किल होती है उनकी। तो पंडे गुरुजी करके गुरु थे यहाँ पे, वो आज़ादी टाइम मतलब ब्रिटिश राज के अंदर वो जीजस स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेने गए थे, उनको नहीं दिया, मतलब बाढ़ में गया, मैं मेरी कॉलेज बनाता हूँ। तो उन्होंने अपनी कॉलेज बनाई, और पूरी की पूरी कॉलेज फ्रीडम मूवमेंट में अरेस्ट होती थी, और कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था जो ये कॉलेज नहीं आया है। ये पंडित गुरुजी है। फिर नासिक आए थे, वो दिन नासिक संडे था, नहीं विजिट नहीं कर पाए। फिर वहां से हम लोग पारसी उदवाड़ा में पारसी विलेज है, फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ पारसी, वहां गए थे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से हमारी आगे के प्रोजेक्ट है, यहीं से इंस्पिरेशन सारे। ये मेरी कॉलेज है, बी.ए. मेहता कला महाविद्यालय। ये कॉलेज थी जहां से हमें आइडिया आया था यूनाइटेड आर्ट फेयर, किसी को याद है? यूनाइटेड आर्ट फेयर का जो आइडिया था, यहां से हम लोग ने किया था। दिस वॉज द इंस्पिरेशन कि ये बच्चे लोग कब दिखाएंगे अपना काम। तो ये हमारी ट्रैवल के बारे में बता रहे थे बच्चों लोग को। फिर हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर दे रहे थे, तो उसमें से एक प्रोजेक्ट मुझे दिखाने का मन किया, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मेरे जीजा का है ना प्लास्टिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का फैक्ट्री है, तो वो स्टिकर्स यूज़ करते हैं ना, वो प्लास्टिक पे, थर्मोस पे, वाटर बैग पे वगैरह स्टिकर्स लगाते हैं। तो वे स्टिकर का पूरा पड़ा था जट्टा। मैंने बोला क्या करना है इसको, तो यहाँ भेज मिलेगा। बोला एक काम करो, बॉक्स में भरो, मुझे दे दो। तो मैंने जॉनी को फ़ोन किया, तू आ रहा है क्या बड़ौदा? तो बोला हाँ। मतलब वो दिन हमको एक प्रोजेक्ट करना है। तो क्या करना है, मेरे पास स्टिकर लेके आ रहा हूँ, सोचते क्या करना है। तो बोलते एक काम करते हैं, टाइटल है, क्योंकि बड़ौदा में जो भी पढ़ने जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम दे सेटल इन बड़ौदा। जितने बच्चे पढ़ने आते हैं उसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे लोग वहीं के हो जाते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन रहेगा, स्टिल इन बड़ौदा, थ्रिल इन बड़ौदा, ऐसा क्या है बड़ौदा में? तो स्टिकर को लेके आप एक्सप्रेस करो। तो एक स्टूडियो था वहाँ पे, आर्ट होम करके, तो वहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, और पूरे बड़ौदा के आर्टिस्ट लोग आए, स्टिकर को लेके यूज़ किया और बताया कि हम बड़ौदा में क्यों हैं। तो उसके कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन है। गुलाम भाई, जोधू बेन,
रेखा, जितेंद्र बावनी, फिर ये 2010 में मैं और चिंतन ने हम लोग ने आइडिया कि संदर्भ इज एन आइडिया, वो स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, तो आइडिया फ्लोट होना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। तो हम लोग ने ये सोचा था कि हम सेलवासा में करते, क्योंकि आई हैड ए गुड कनेक्ट विद द सेलवासा गवर्नमेंट। तो एक हमारे पास ये फॉरेस्ट में रिसोर्ट था, मतलब यहाँ पे करते, तो हम लोग ने एक ट्राई किया था ये संदर्भ यहाँ पे करने का, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। ये मेरा बिल्डिंग है, ऑल्टरनेटिव आर्ट में मेरे अंदर कैसे आना शुरू हुआ। ये मुरली चीरोड का परफॉर्मेंस है, वो परी बाय से है। मिट्टू सेन, हाँ, तो फेसबुक में मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज अ किन फॉलोअर, और ये संदर्भ का प्रोजेक्ट देख रही थी। फिर ख़त्म हुआ तो मेरे से डिस्कस करके, सो इट इज़ पॉसिबल टू डू इट इन स्कॉटलैंड, इट्स एन आइडिया, वी कैन डू इट एनीवे, नो बट यू शुड कम एंड विजिट वंस, और देखो यहाँ पे हो सकता है कि नहीं। मतलब ठीक है मैं आता हूँ। तो 2011 में मैं गया था। तो वो जो गांव है वो नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स में है, मतलब हर 15 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है, वाइल्डेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, और वो रिटायर्ड लोग का विलेज है। यू विल हार्डली फाइंड यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, बच्चे मिलेंगे, यंगस्टर्स बहुत कम होते हैं वहाँ पे। 300 लोग का गांव है। तो वहाँ पे गया था, तो हमने मीटिंग की, हमने वहाँ पे लोगों को बुलाया, एक मीटिंग की, बहुत कम लोग आए थे, किसी को कुछ नहीं, रिटायर्ड, हमको कुछ नहीं करना है। तो फिर मुझे पता चला कि एक चीज़ हो सकती है। तो हम लोग पास हो रहे थे, वहाँ पे हमारे घर के नज़दीक ही एक रेडियो स्टेशन था। बोला ये रेडियो स्टेशन हम यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, बोला मेरी ड्यूटी होती है रेडियो पे, हम लोग कर सकते हैं। बोला परमिशन ले। तो परमिशन लेके हम लोग ने हर रोज़ का 1 घंटा ले लिया रेडियो पे, और यहाँ से मैं मेरे लैपटॉप में से AR रहमान का गाना वाना निकाला, और वहाँ पे रेसिडेंसी के बारे में बात करना शुरू किया लोगों का। और वो उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन वाला इतना वाइल्ड होता है कि वहाँ पे कंपल्सरी हर लोग रेडियो जरूर सुनेंगे। घर में रेडियो स्लो वॉल्यूम में भी चालू रहेगा, क्योंकि कभी का स्टॉर्म आ रहा है क्या है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लोगों को जोड़ना वहाँ से शुरू किया। फिर हम लोग ने डायलॉग्स, हमारे जो कन्वर्जेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने लगे। फिर वहाँ पे वो एक स्कूल है, तो बेने करके एक नेचर पार्क है, तो बच्चों लोग के साथ एक प्रोजेक्ट कर दिया। BBC वाले आ गए, उन्होंने हमको डॉक्यूमेंट किया पूरा BBC में। ऐसे करके लोगों में थोड़ा उत्साह जागृत किया हमने। तो फिर हमने डिक्लेयर किया कि 2012 में हम कर रहे हैं। तो ये लिन बेनेट मैकेंजी है, इनका घर है, ये मैं हूँ वो टाइम का, और पीछे ये लॉक है। इतनी ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पे डॉल्फिन्स आपको दिख सकती है जंप करती हुई, वेरी सीनिक। तो ये आर्टिस्ट आए थे अभी, इंडिया से कुछ थे, बाकी जर्मनी, फ्रांस से थे, लिथुआनिया से थे। तो ये आर्टिस्ट आए, तो हमारे पास तो एक्चुअली रखने के फंडिंग के लिए अप्लाई किया था, कोई फंडिंग नहीं मिला, क्योंकि उनका फंडिंग का फॉर्म देखा तो बहुत अजीब लगा कि आपके साथ कौन सी कॉर्पोरेट है। अरे कॉर्पोरेट होती तो हमको क्यों फंडिंग चाहिए भाई। तो वो नहीं हुआ। हालांकि फंड रिलीज करने वाला हमारे पास मिल के आया, खाना खा के गया, मेरे हाथ का सब कुछ, लेकिन नहीं हुआ। फाइन। तो लिन बोले क्या करें, मतलब प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो पैसों से नहीं होते, वो आइडिया से होते हैं, हम करते हैं। तो वापस वही रेडियो स्टेशन हमारे पास है। तो रेडियो स्टेशन में हमने अपने आप को खुला छोड़ दिया।
देखो इतने आर्टिस्ट आ रहे हैं, हमारे पास ना तो पैसा है ना खाना है। हम चाहते हैं आप अपना आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट को अपने घर पे रखिए, तब लोगों को आया हाँ ये अच्छा हो सकता है। तो कोई आया, यू नो आई वॉज इन जर्मनी फॉर so and so years and I'm very well connected with German. Can I have German artist staying with me? तो आँखी को वो लेके गए, फिर कोई फ्रेंड्स को लेके गए, फ्रेंच को लेके गए। वैसे हर लोग अपने अपने हिसाब से आर्टिस्ट, बाकी को बचे तो वो कैरावन्स होते हैं ना उनके, जो कैरावन टो करके घूमते रहते हैं ये लोग, तो वो कैरावन लेके आए। बाकी के आर्टिस्ट को बोले जाओ कैरावन में रखो तुम लोग, अभी खाना नहीं है। तो वही रेडियो स्टेशन बोल दिया खाना नहीं है हमारे पास, अभी खाना आ गया। तो ये देखने वाली वो गरीबी वाली बात है, लेकिन इससे एक बेनिफिट बहुत जबरदस्त हुआ हमको। पूरा गांव ये प्रोजेक्ट का पार्ट बन गए, पूरा गांव इन्वॉल्व हो गया इसमें। अभी किसी आर्टिस्ट को इन्वेस्ट जाना है तो रेडियो पे बोल दिया हमारे एक आर्टिस्ट को इन्वेस्ट, कोई जा रहा है तो लेके जाना उसको, कोई आ जाएगा। अरे किसको जाना था इन्वेस्ट, चलो मेरे साथ आ जाओ। तो समझो ना 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, वो आर्टिस्ट से वो कैसे कनेक्ट होगा, कितनी बातें होगी। तो पूरा गांव के लिए फेस्टिवल बन गया था। ये आरटी मिलर है, फ्रेड मार्टिन, ये फ्रेड का काम है। ये फ्रेड ने काफी टाइम इंडिया में बिताया, तो उसको ये शिवलिंग वगैरह चीजों में काफी इंटरेस्ट है। तो बीच में जो दिख रहा है ना शिवलिंग जैसा बना हुआ उसने, तो उसमें खुद का फेस का प्रिंट है। ये अनिश अहलुवालिया का काम था, तो उसने बच्चों को इन्वॉल्व किया था। ये जो नीचे दिख रहा है वो लॉबस्टर पॉट है, लॉबस्टर्स को पकड़ने के लिए प्लॉट है। तो बच्चों से कहानियां लिखवाई थी अभी इस पे, वो लॉबस्टर पॉट में उसने रखा था। और झूला क्रेडल जिसे बना है ना, झूला है। ये लीन बेनेट मैगजी का काम है। ये जो दिख रहा है नीचे, ये जो ब्रिक्स जैसी, उसको पीट बोलते हैं। वह पीत, वो पीत क्या, वहां पे गर्मी से कुछ सूख के मरता नहीं है, तो वो ड्राई होता है, ऐसे ही अपनी लाइफ से मरता है। तो और पब्लिक बहुत यहाँ यानी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो पीत एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बन के ऐसी जमीन बन जाती है। और ये जमीन सुखा के वो लोग जलाते हैं। जो इवन स्कॉटिश विस्की वगैरह जो बताते हैं ना, तो ये पीत का पानी में से जो पानी गुजरता है ना, उसका फ्रेग्रेंस, इसलिए वो स्कॉटलैंड का विस्की होता है। दिस इज द मेन थिंग। तो ये रेडियो स्टेशन हमारा, तो प्रोजेक्ट चालू हुआ यानी रेसिडेंसी चालू हुई, तो आर्टिस्ट लोग को भी टाइम टेबल दे दिया, आपका रेडियो पे इंटरव्यू है। तो वैसे करके सब लोग इन्वॉल्व होने लग गए। ये पैट है, 1800 सेंचुरी का घर है, समुद्र किनारे अकेली रहती है, अलग दुनिया है। आर्ट टीचर है वो खुद। ये पूजा बाहरी है। ये सारा ऑल्सन यूएस की आर्टिस्ट है। ये विकी स्टोनबर्ग स्कॉटिश आर्टिस्ट है, ये उसी का काम है। ये मैं हूँ, लीन है, ये मेरी सिस्ट है। तो मैं बोला यार इतनी ब्यूटीफुल जगह है, मैं क्या इसमें आर्ट करूँगा। तो गुड लक ही बोल दो, इससे कुछ नहीं हो सकता है ज़्यादा, तो शुभ लाभ। लेकिन मैंने हिंदी में लिखा, तो लोगों को वो एक पॉइंट बन गया कि पूछना है ना, अभी कन्वर्स डायलॉग्स तो खड़ा करे। तो मैंने वेलकम नहीं लिखा, शुभ लाभ लिया था, ये व्हाट योर रिटर्न, तो उससे बात होती है। तो ये इंटरेक्शन शुरू हुआ था हमारा यहाँ से। फिर वहाँ से ये हम लोग कर रहे थे, तो हमको याटू करके एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ कोरिया में। तो जब वो जापानीज कॉलोनाइजेशन में थे ना, तो जापानीज जब गए तो वहाँ पे क्वेश्चन हुआ था कि क्या आर्ट एक ही तरीके का होगा, कि सिर्फ गैलरियों में दिखा जाएगा, पैसे वाले जाएंगे, तो जनरल पब्लिक के लिए क्या आर्ट होगा। तो उन लोग ने ये नेचर आर्ट चालू किया था समवेयर इन 1960s। तो याटो करके एक ग्रुप बना है वहाँ पे, वो नेचर में जाके काम करते हैं। वो लोग नेचर आर्ट रेसिडेंसीज करते हैं, फिर नेचर आर्ट बिनाले करते हैं, और अभी आगे क्या है तो ग्लोबल नोमेडिक आर्ट प्रोजेक्ट करना है। तो हर एक कंट्री के जो ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, जैसे हम लोग स्कॉटलैंड में करते थे, तो हमको वहाँ से इनवाइट किया गया। जर्मन का कोई है जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनको तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो स्टीयरिंग ग्रुप मेंबर बने
ये नेचर आर्ट रेसिडेंसी है ग्लोबल नोमेडिक आर्ट प्रोजेक्ट के, तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हम लोग ने पूरा ये कोरिया घूमा इंक्लूडिंग जेजू आइलैंड। और नेचर आर्ट में हमारा आइडिया ये था कि यहाँ पे नोमेड है ना, वो जो नेचर आर्ट है वो नोमेड है, हम नोमेड नहीं है। जो आइडिया घूम रहा है वो नोमेड है। तो प्री कंसीव आइडिया लेके नहीं जाना है नेचर में। कोई टूल्स मैं ये करूँगा करके टूल्स लेके मत जाओ, वहाँ जाओ स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करो उस जगह को, और वर्क वहीं पे छोड़ देना है और उसका डॉक्यूमेंटेशन करके आगे बढ़ना है। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 2014 में कोरिया में, ग्लोबल नोमेडिक आर्ट प्रोजेक्ट। फिर ये पैलेट फूड फेस्टिवल दिल्ली में चालू हुआ था 2014 में। तो ये ऑर्गेनाइजर्स को पूछा था, ये फूड फेस्टिवल है चाणक्यपुरी में नेहरू प्लेस में। तो हम लोग, मैं पूजा अर्चना हम लोग गए, ये ऑर्गेनाइजर्स है, बोला कि हम आर्ट नहीं ला सकते क्या इसमें, बोला मोस्ट वेलकम। तो फिर हम लोग ने ये प्रोजेक्ट चालू किया था जिसमें 7-8 आर्टिस्ट को लेके वहाँ पे साइट स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन का। तो ये बाविन मिस्त्री का काम है। ये फूड फेस्टिवल तो उसने फॉग बनाया था, वो ये लोन का फॉग है। ये रवि चुलचुला करके आर्टिस्ट है, उसका कोई इंस्टॉलेशन था ये सब पार्क में। ये पूजा बाहरी का काम था, वो पहले प्लेट्स होती है ना, वो प्लेट से पूरा ओवल बनाया था उसने। ये सांचा आर्ट स्टूडियो है, ये रहे आर्टिस्ट पीछे, तो उन लोग का काम था। ये मेरा काम था। वो चाणक्यपुरी इट्स एम्बेसी का एरिया है, पॉलिटिकल एरिया है, तो पिंक पॉलिटिकल लैंडस्केप करके मैंने एक कुर्सियों को गर्म करके ट्विस्ट किया, यू नो, शेप उसका डिफॉर्म कर दिया और उसका पूरा लैंडस्केप बनाया था। इसमें एक अजब बात क्या लगा कि ये लोगों को वायलेंट कर देता था काम। ये जो फ्लोरोसेंट पिंक कलर है, कोई भी आता जाता उसको किक मार के ही जाएगा, पूरा वेंडलाइज कर दिया था काम। फिर यहाँ से वो जो मैं कोरिया में करके आया था ग्लोबल नोमेडिक आर्ट प्रोजेक्ट, तो इंडिया में लाना था, तो हमारी रेकी चालू हुई। तो जो री इंग वो है, वो इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट है, मैं इंडिया का था। वो यहाँ पे आया, हेलो सोमू व्हाट अबाउट फंडिंग। तो मैं बोला एक काम करते, लेट्स गो टू बॉम्बे। तो बॉम्बे गए, मेरे एक दोस्त को पूछा कि दीपेश भाई मैं आया हूँ और मुझे मिलना है। बोला आजा, लंच पे ही मिलते हैं, इज अ बिग टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट। तो हम मिले, तो मैं बोला ये प्रोजेक्ट है, मैं इसके लिए आपके पास सपोर्ट के लिए आया हूँ। बोला तो पहली बार आया मेरे पास कुछ मांगने के लिए, हम इतने पुराने दोस्त हैं, और मांग रहा है, खुद के लिए नहीं मांग रहा है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरे CSR पे नज़र मत डाल, मेरे सृजन का म्यूजियम बन रहा है, लेकिन कच्छ में तू जितना भी करेगा ना, वो जिम्मेदारी मेरी है। होटल, घूमना, खाना वगैरह सब कुछ हम लोग कर देंगे, पैसा नहीं दूंगा तेरे को। वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि इंडिया में मॉनेटरी फंड कोई नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, सपोर्ट हर कोई दे देंगे। तो मैंने पूरे प्रोजेक्ट का मोड ही वो बना दिया, मैं किसी से पैसा मांगता ही नहीं हूँ, मुझे इतना करके दे दो, मुझे इतना करके दे दो, इतना ही बात किया। और पूरा 32 डेज का प्रोजेक्ट बना था ये। और इसमें हम लोग 25 इंटरनेशनल आर्टिस्ट, 10 इंडियन आर्टिस्ट पार्टिसिपेटेड, प्लस हमारी 4 लोग की टीम करके हम ऑलमोस्ट लाइक 39-40 लोग एक बस किया, एंड वी ट्रैवल 2000 किलोमीटर्स। तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन है। We started from ESI, तो ये एनवायरमेंट एंड सैनिटेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ट्रैवल किया। वहाँ से हम ITM यूनिवर्स में आए, वो आर्किटेक्चर कॉलेज है, वहाँ से हम लोग वेलावदर गए, वेलावदर से गिर, जियानी गरमली, सासनगिर, ऐसे घूम के पूरा राजकोट, राजकोट से कच्छ में पूरा घूम के हम लोग वापस ये इसमें आए थे ITM यूनिवर्स बड़ोड़ा में। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन है,
तो ये हमारा रेकी प्रोजेक्ट है। ये पहला भाई है वो किरण वाघेला है, बीच में रिंग वो जो प्रेसिडेंट है प्रोजेक्ट का, और ये मैं हूँ। तो ये स्पेस है ना, वो हुनरशाला है जिसने भूकंप के बाद पूरे कच्छ को रिवाइव किया था, वो ऑर्गेनाइजेशन ये है। मैं इसका पार्ट हूँ कुछ हद तक। ये कच्छ के महाराव है, जो महाराजा थे। क्यों ट्रेडिशनली बोलते हैं उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट तो हम उनको मिल के आए, वो बहुत खुश हुए थे। ये अनारबेन पटेल है, हमारा एक्स सीएम आनंदीबेन की बेटी। तो हमको इनका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था, क्योंकि गिर में जा रहे तो वहाँ पे फॉरेनर कोई भी फॉरेनर, उनके लिए फीस कुछ ज़्यादा 3 गुना 10 गुना ज़्यादा होता है, रहने का भी महंगा है। तो इन्होंने हमको स्टेट गेस्ट ही बना दिया, स्टेट प्रोजेक्ट ही बना दिया। तो हमारे लिए सब आर्टिस्ट के लिए फ्री हो गया यहाँ पे। उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, वेरी काइंडली हेल्प एक्चुअली। ये हितेन काकरिया है, आर्किटेक्ट है, वेरी नाइस आर्किटेक्ट। और ये जो है वो अभी के महाराव है, सक्सेसर है वो महाराजा के, वो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था। ये सृजन के डिजाइनर है किरीट दवे, तो जो दीपेश भाई जिनको मिला था उनका भाई है। तो ये हम लोग हमारी रेकी ट्रिप की बात कर। तो ये हमारा ओरिएंटेशन डे है, पहला दिन ये प्रोजेक्ट का, यहां से शुरू किया था। और ये पहला ट्रिप था हमारा गांधी आश्रम, वहीं से शुरू करो। तो गांधी आश्रम लेके गए थे सब आर्टिस्ट को, इंट्रोड्यूस करवाया गांधी जी जर्नी और उनका रहने का ठिकाना वगैरह, और आजू बाजू के गांव में घूमे। फिर ये अडाजन वाव दिखाई, फिर ये रानीनी वाव, रानीनी वाव पाटन में, दिलीप जाने जैसी जगह है। कार्विंग अलग लेवल, मुझे बहुत अजब चीज लगी कि इतनी पुरानी वाव, ये तो पूरी जमीन के नीचे दबी थी ना, यानी बहुत पुरानी बात है। लेकिन वहां पे मैंने एक स्कल्पचर देखा, उसने शॉर्ट पहना था और हाई सैंडल्स थी। ये सूर्य मंदिर, थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं। और ये वेलावादर है, ब्लैक बक सेंचुरी। ये घूमने का दिखा रहा हूं, काम का भी आएगा। ये हम लोग जो जगह गए थे उसका ही दिखा रहा हूं मैं। ये इंफॉर्मेशन सेंटर था वाइल्ड लाइफ का। ये शिव वर्मा ने कुछ काम किया। अल्फा पीटर, ये हंगरियन आर्टिस्ट है। ये अजब हुआ था, हम लोग बस में जा रहे थे, वहां पे सांप ने कुछ खाया था और पेट फूला हुआ था। ये आलोक बाल ने देख लिया, बोला रुको 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 मैं आता हूं करके नीचे गया, फटाफट ये इंस्टॉलेशन करके आके बस में बैठ गया। हीरोज लिस्ट वन, रॉय स्टब, आलोक, रूबेन डोमित्रो। ये कोई शादी में घुस गए वहीं पे, गांव में कोई इनविटेशन नहीं था, वो लोग चले गए। ये शासन गिर गए थे हम लोग। एक कॉन्ड्रेलिया कॉन्ड्रास करके जर्मन आर्टिस्ट है। क्या हुआ था मालूम, मुझे भी शौक लगा। ये कोई काम करके आई, मुझे दिखे सोमू आई somehow I feel like working on death। तो मैंने मृत्यु पे कुछ काम किया यहाँ पे, और पता नहीं उसको कि वो स्मशान में काम करके आई है।
ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। ये जो अफ्रीकन ट्राइब है ना, जो महाराजा वहां से लेके आए थे गुजरात में, अफ्रीकन को लेके आए क्या शेर की संरक्षण के लिए। सिद्धि सिद्धि जाते सिद्धि, तो उन लोग को इनवाइट किया था। वो गुजराती, अभी तो गुजराती बन गए वो लोग, देखते हैं वो सिर्फ अफ्रीकन लेकिन गुजराती है। तो हर एक जगह किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। गुजरात का एरिया किसी ने और ने वहां का कोई पॉलिटिशियन है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये मेरा फ्रेंड का एक गांव में घर है, तो वहाँ पे एक स्टे होम की एक्सपीरियंस देना चाहते थे हम लोग, अरविंद के घर पे गांव में। वो आर्किटेक्ट है तो उसका यहाँ पे लेके गए थे, वहीं पे रुके थे सब लोग। फिर ये प्रेमजी वालजी ज्वेलर्स वाले थे जिन्होंने राजकोट का पूरा हमको लोग को वेलकम किया था। तो वहाँ पे वो बहुत ही फॉर्मल अच्छा सा फिरंगी लोग के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वैसे प्रोग्राम अरेंज किया था। वो भी एक चार्म आ गया था हमारे प्रोजेक्ट में। फिर इंदुभाई पारेख स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है ये, तो वहाँ पे हमारा, तो वहाँ का जो डीन है वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो उसको बताया कि तो बोला यहाँ पे आना और एक दिन लेके आना। तो उन्होंने प्रोग्राम बना के रखा था, बच्चों को पूरा आर्टिस्ट का प्रोफाइल ले लिया था, स्टडी कर लिए थे आर्टिस्ट के बारे में। फिर उन लोग ने ग्रुप बना दिए थे, बोले एक दिन हम आपके साथ काम करेंगे नेचर आर्ट पे। तो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे एक दिन हमारा लिया था, और वहाँ पे कुछ एक दो आर्टिस्ट का प्रेजेंटेशन भी हुआ था। मेरे प्रोजेक्ट में एक चीज़ जरूर होती है, इवनिंग किसी ना किसी आर्टिस्ट को अपने काम को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आई बिलीव इन शेयरिंग। जो भी है शेयर करो। तो ईस्टवन का नेचर आर्ट पे ये डॉक्टर प्रोफेसर इरोज ईस्टवन जो हंगरी में, उन्होंने एज अ सब्जेक्ट लॉन्च किया नेचर आर्ट। तो उन्होंने अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन रखा था। ये रिंग वो जो याटो के बारे में बता रहा था, ये ग्रुप बनाए थे बच्चों लोग ने वहाँ, स्टूडेंट्स ने, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, और इंटरेक्शन कर रहे थे आर्टिस्ट से। मिस्टर हा, ये उनके फैकल्टी एक ग्रुप फोटोग्राफ थे। ये हुनरशाला के ट्रस्टी है संदीप विरमणी। तो ये हुनरशाला का कैंपस है, तो वहाँ पे हम लोग ने भुज में पहुँच के उनके साथ उनके गाइडेंस में आगे प्रोजेक्ट हमारा चला था। ये भुज का वो पैलेस है जो भूकंप के टाइम पे जो डिस्टर्ब हो गया था पूरा। तो वो नीचे जो भाई है ना, उसका नाम है दलपत भाई। वो इंटरेस्टिंग काम करते हैं। जो पुरानी हिसाब किताब की बुकें होती है ना, उसमें से नैरेटोलॉजी सेट कर रहे हैं कि वो टाइम पे वो राजा की सवारी यहाँ आई थी, उसमें इतना घास लिया था, इतने का खर्चा हुआ था, तो और यहाँ पे इतने दिन रुके थे, वापस ये टाइम भी गए थे। तो वो खर्चा का हिसाब है, उसमें से स्टोरी बना रहा है। अब बहुत इंटरेस्टिंग। ये कच्छ वाले लोग हैं ना, बहुत बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत होशियार, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग मैन है ना, पानी से स्ट्रगल शुरू होता है। ये वहीं पे एक जगह थी जिसको बोलते हैं मीठा खारी नदी नो कोतर। तो कैनन जैसी थी, ग्रेट कैनन जैसी जगह है। मैं 2000 यानी भूकंप के टाइम से 2000 से मैं कच्छ जा रहा हूँ, और कम से कम 1 महीना बिताता हूँ वहाँ पे। लेकिन जितनी भी बार गया ना, कुछ नया सीख के नया देख के ही आया। अभी तक खत्म नहीं हुआ है मेरा वो जर्नी, इतना डीप है कच्छ। मेरे फ्रेंड बता रहे, सोमू ये देखिए क्या है, क्या है, क्या है, देखना ध्यान से। ना मुझे तो मगरमच्छ दिखता है एग्जैक्टली। ये फ्रॉसिलाइट मगरमच्छ की पूरी फ्रॉसिल है ये। रिंकू का काम ना।
तो ये वहाँ पे ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटर के पास भी गए थे हम लोग एक्सपीरियंस के लिए। तो ये जो अंकल है उनका नाम है कांति सेन श्रॉफ, जो कच्छ को आज बोलते हैं ना ग्रीन हो गया कच्छ, ये भाई है जिसने ग्रीन किया है। मतलब उनके साय में रहो तो आप इंसान बदल जाओगे, इतना मैं गारंटी बोल रहा हूँ। एंड दे आर बिग टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट। ज्योत्सना मैडम के चाचा ज्योत्सना भट्ट के, ये किरीट भाई, एंड दे आर रोलेक्स अवॉर्डी। 1968 में कच्छ में रास्ते नहीं थे, वो टाइम पे जाके घर में महिलाओं को एम्ब्रॉयडरी वर्क का वेजेस देते, 2 लाख महिलाओं को देते थे, चल के जाते थे खुद। वही पैलेस है। चारवार रखाल करके एक जगह है, तो ये वाटर रिजर्व जगह है। और ये वाटर रिजर्व में ये पानी कोई यूज नहीं करता, सिर्फ एनिमल्स के लिए। वहाँ पे समझो कि वहाँ पे दुकाड़ हो गया, पानी नहीं है, ये पानी सिर्फ एनिमल का है। वैसा महाराव ने बना के रखा था, चारवार रखाल स्पेस है। ये सुतली बीच है और अनटच बीच है। ये पूरी रात आर्टिस्ट लोग वहीं पे रहे, काम किया। ये छानी धान, द बिगेस्ट वेटलैंड ऑफ एशिया, ये बर्ड सेंचुरी है, माइग्रेटेड बर्ड सारे यहाँ पे आते हैं। ये हमारा वो वाइट सॉल्ट डेजर्ट है, उसी का वो जगह फाइनल थी हमारी। और बाद में आईटीएम यूनिवर्स में आ गए। तो आईटीएम यूनिवर्स में आइडिया हमारा था, एक हफ्ते का यहाँ पे प्रोजेक्ट था, स्टे था, और जो घूम के आए उनका जो था कंक्लूजन का काम यहाँ पे करना है। व्हाट यू एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस ट्रिप। तो ये सारे फोटोग्राफ जो रास्ते में काम किए थे उनके डॉक्यूमेंट किए थे, उसके फोटोग्राफ के प्रिंट का एग्जीबिशन लगाया और वहाँ पे फिजिकल वर्क भी किया था सबने। तो ये आरती जवेरी का काम है, ये रिंकू का काम है, रिंकू चौहान, आलोक बालका, ये मेघा जोशी, फ्रेड मार्टिन, रोमेन डोमेत्रो, इंगोवुरी, सॉरी, ये सोलियस विलस है। ये आर्टिस्ट लुथुआनियन आर्टिस्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो साइंस, फिजिक्स और आर्ट। तो ये पतली पतली रस्सियां से इतना बड़ा लॉक बांधा था उसने, पतली पतली रस्सियों से। उसका साइंस और आर्ट का मेल अजब तरीके से करता है वो। ये है अल्फा पीटर, रूमेन डोमेत्रो, कांगी जुन, ये पूजा बाहरी का काम है, डियाना। ये एक्चुअली काम किसी और का है लेकिन आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है उसमें। और वो हमारा जो परफॉर्मेंस, जो प्रेजेंटेशन होता है उसके कुछ स्लाइड्स दिए, और ये फाइनल प्रोजेक्ट हमारा यहाँ हो गया था। फिर ये प्रोजेक्ट का हम लोग ने गैलरियों में शो करना चालू किया था। तो ये गैलरी बियॉन्ड का शो है, तो वो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसका हम लोग ने शो किया था। तो ये आरती का काम है, फ्रेड मार्टिन का काम है, आलोक बाल का वो जो दिखाया था वो काम है, ये कॉन्ड्रेले कॉन्ड्रस का काम है, ये भी कॉन्ड्रेले कॉन्ड्रस का काम है, ये भी उसी का काम है, ये दियाना का। तो ये फोटोग्राफ प्रिंट ली हम लोग ने और उसका एग्जीबिशन 3-4 जगह पे हम लोग ने गैलरियों में एग्जीबिशंस किए। ये मिस्टर हा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉल्ट प्लांट होता है ना, मैं वहाँ पे गया था ऑलमोस्ट
नवंबर में, दिवाली के बाद ही। तो जो पूरा सॉल्ट प्लांट दिखता है ना हमको, सॉल्ट ये डेजर्ट, वो 4 फुट पानी का था, पूरा पानी। बोला यार हम लोग आएंगे तभी ये सॉल्ट होगा कि नहीं होगा। अरे एकदम वाइट सॉल्ट बन गया था 2 महीने में। तो 4 फुट पानी पूरा ड्राई होके सॉल्ट हो गया था, पूरा सॉल्ट। तो ये सॉल्ट जो है ज़मीन को जला देता है, तो नीचे एकदम मैट ब्लैक मिलती है और ऊपर वाइट सरफेस होती है। मोहम्मद मुक्ता भी ये ईरानी आर्टिस्ट है, ये री का वर्क है। ये शिव वर्मा का है। ये सोलिया सीरियस, वो साइंस आर्ट वाला आर्टिस्ट। तो ये उसको वहां पे मिल गया था, लेके नहीं आया था, वहीं पे पड़ा पड़ा मिल गया। ये जो इंडिया ब्रिज जो है ना, कच्छ से पाकिस्तान जोड़ने का रास्ता, वहीं पे है। ये मेरा काम है। वहाँ पे गुजरात में ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें गोल्डनिश जैसी लीफ, सूखी सूखी जैसी होती है। तो ये ड्राई फिश एरिया है, यानी वो जो फ्लेमिंगोज वगैरह जो फिश उठा के लाते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं, वो सूख के ऐसी हो गई है। तो बहुत देर सारी थी यहाँ पे। तो ये गैलरी बियॉन्ड का शो है, जो वो फोटोग्राफ दिखा है वही काम है यहाँ पे। तो ये शो मैंने एक अहमदाबाद में भी किया था। तो जो अनार बेन का हस्बैंड है जयेश भाई, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, मैं तुझे किसी को मिलवाता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए एग्जीबिशन देखने के लिए। दूसरे दिन उन्होंने बोला कैन यू कम टू माई होम टुमारो। श्योर आई कम। तो वहाँ पे चाय पे बुलाया, और वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट के। तो मुझे बोलता है कि सो कांट वी डू समथिंग विद आर्ट एंड लेबर। लेकिन ये बात बोलने से पहले मुझे अट्रैक्टिव क्या लगा, वो दादाइज्म पे बात कर रहे हैं मेरे से, आईएएस ऑफिसर। वो डिकंस्ट्रक्टिविज्म पे बात कर रहा है। एक अनयूजुअल बात हो गई ना, तो इंटरेस्टिंग लगा बंदा। मुझे बोलता है कैन वी डू समथिंग विद द लेबर्स, आर्ट एंड लेबर। तो आर्ट एंड लेबर के बिना तो आर्ट पॉसिबल ही नहीं है। हम जो पहनते हैं वो क्या है, जीन्स, लेबर फैब्रिक है। अब जो खाते हो और मैकडोनल्ड्स और जैकेट पोटैटो और ये सब, ये क्या है, लेबर फूड है। ये जो जैज गिटार क्या है, वो तो लेबर ब्लैक स्लेव्स में से निकला हुआ है ना, ब्लैक ये म्यूज़िक। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, क्रिकेट और बॉलीवुड, दो कल्चर ने सारे कल्चर को खा लिया, कुछ नहीं बचा। वरना हमारे यहाँ वर्षा गीत होते थे, सब फेस्टिवल हमारे देखो ना लेबर के साथ ही है, एग्रीकल्चर के साथ ही है, सारे गाने हैं, सेलिब्रेशन है उनका। लेकिन ये दो कल्चर ने ओवरऑल कर दिए सारे कल्चर को। तो बोलता व्हाट कैन वी डू, मैं बोला व्हाट इफ यू कैन ट्राई टू इम्प्लांट सम लेबर एस्थेटिक वैल्यू इन लेबर प्रैक्टिस, ताकि वो अपने काम पे उनको थोड़ा, क्योंकि किसी को पूछते हैं भाई तू ये क्यों काम कर रहा है, अल्लाह भाई पेट भरना है, बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है, घर को चलाना है मुझे, इसीलिए। तो वो मज़ा नहीं ले रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव और है पैसा कमाना है। जो पहले हमारा हुआ था ना, क्योंकि पहले का हमारा क्राफ्ट देखते थे तो क्यों इतना रीच होता था, क्योंकि वो एस्थेटिक्स रखते थे ना, उसमें इंटरेस्ट होता था, तो एस्थेटिक्स आता था। तो हम लोग इसमें कर सकते हैं, ये लेबर में एस्थेटिक वैल्यू इम्प्लांट करते। बोला हाँ कैसे करेंगे, मैं बोला वो बाद में देखेंगे। तो बोलते एक काम कर, तू बन जा हमारे साथ एमओयू साइन कर ले और तू कंसल्टेंट बन जा ये लेबर में आर्ट लाने के लिए। बोला ठीक है। तो हमने एक एमओयू साइन किया था। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई कि आनंदी बहन बोलती है मुझे कि मेरा एक अधूरा ख्वाब है, तू खत्म करना वो। बोला क्या है? तो बोलती है कि मुझे ना वो रिवर फ्रंट पे स्कल्पचर्स लगाना है, वो ग्रीन स्कल्पचर्स, मतलब वही ना जो आप दुबई में देखे थे, मिरेकल गार्डन,
योगेश भाई की ऑफिस के पीछे। बोला हाँ हाँ वही है, वो मुझे करना है, तू करेगा? मैं बोला मैं करूँगा, लेकिन वैसे कम मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप आईआईटी के बच्चों के से करवाएंगे तो मैं उनको ट्रेन करूँगा, वो मेरा काम होगा, और बच्चे लोग ये करेंगे तो चलेगा आपको? बोले तो वो और अच्छा आइडिया है। तो वहाँ पे गाइडेंस डायरेक्टर को मिला, उसको बोलता मुझे लेना है, मुझे स्कल्पचर चाहिए। मतलब वो नहीं चलेगा, आपको लेना देना होना चाहिए करके हमने चालू किया था स्कल्पचर। तो सरखेज आईआईटी स्टूडेंट्स, सरखेज की आईआईटी जो है ट्रस्ट ड्रिवन आईआईटी थी, तो वहाँ पे टेंडरिंग ये वो कुछ होता नहीं है, ट्रस्ट का है। तो उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया और वहाँ पे ये आईटीआई के बच्चों के साथ काम चालू किया। अभी आईटीआई के बच्चे कैसे होते हैं, जो कहीं एडमिशन नहीं लेगा वो आईटीआई में जाएगा, ठीक है। बच्चों को बोला हाँ साहब बोलो ना क्या काम था, ऐसे करके आते थे। और उनकी क्या घर में भी कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, वो वाले माहौल होते हैं, वो थ्रो अवे चलता है। तो उन लोग के साथ काम किया। तो साल भर में आईटीआई पढ़ने में वेल्डिंग डिपार्टमेंट को 10 सेंटीमीटर वेल्डिंग करने मिलता है, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई वेल्डिंग भी नहीं आता, उनको वेल्डिंग सिखाना पड़ा, 3 डायमेंशनल डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करनी पड़ी, और करके ये प्रोजेक्ट चालू किया हम लोग ने। तो 45 बच्चे जुड़े। आगे से ऐसा हुआ कि बच्चों ने मेरे से प्रोजेक्ट हाईजेक कर लिया, सर आप बना के जाओ, दिखा दो, हम लोग कर लेंगे। और यही जो नागारा बच्चे बोले जाते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से 3 शिफ्ट बना दी कि हम मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेंगे, तुम सेकंड शिफ्ट में है, ये थर्ड शिफ्ट में, तेरा काम अच्छा है, तेरा काम, तुम तीनों एक शिफ्ट में मत रहना, अलग अलग शिफ्ट में हो जा। मैं सुन रहा हूँ। तो ये लोग ने पूरा प्रोजेक्ट हाईजेक कर लिया। तो ये उसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ। ये लेट रूपाणी साहब जो एक्सपायर हो गए, अभी इनॉग्रेट किया, और बीच में आनंदीबेन ने रिजाइन कर दिया था। तो ये प्रोजेक्ट का नाम दिया था हमने वर्क आर्ट मूवमेंट। ये अनु कपूर जी आए थे, कुछ मालूम नहीं कैसे आ गए थे। तो ये ओपनिंग का फोटोग्राफ्स है, मतलब 165 रनिंग फीट पूरा पाथवे है 6 फीट का, और 2 लाइन है, उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये इंटरव्यू लेने मीडिया वाले आते थे, मैंने मेरा इंटरव्यू लेने वाला, बच्चों लोग कल हो, वो हीरो है इसके। तो ये लोगों के घर पे जो माँ बाप जिसको मानते नहीं थे बच्चे को, उनका फोटो फ्रेम बनने लग गया घर में। और इन लोग की पूरे लोग, ये सारे लोगों को मैं अभी भी टच में हूँ, उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, घर में रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट। तो एक दिन क्या हुआ, मैं फेसबुक पे भाई दीप करके लड़का है इसमें जो मीडिया में था, ये नीचे जो शेर के साथ है ना लड़का, तो वो फेसबुक पे मेरे से चैट कर रहा था। मैं बोला हाय दीप, हाउ आर यू? सर आई एम वेरी गुड सर, आई एम वर्किंग इन हजीरा राइट नाउ एंड इन एसल माइनिंग। सर आई एम स्टिल रिमेम्बरिंग दोज डेज, इट वाज सच अ फैंटास्टिक टाइम, ये वो। फिर मुझे याद आया, दीप वेट, हाउ कम यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश? तुम तो गुजराती मीडियम वाले हो ना, गुजरात तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है? हाँ सर, लेकिन व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर, इट्स मी हु इज राइटिंग, एंड व्हेन वी वर वर्किंग ही वाज टॉकिंग ऑन फोन विद समबडी इन इंग्लिश। दैट डे आई मेड अप माय माइंड, आई लर्न दिस इंग्लिश। अब मानो भी नहीं, अभी मैं अहमदाबाद गया था, उस मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया, वहाँ से अपनी फैक्ट्री ले गया। सर मशीनरी का भंडार है उसके यहाँ, मतलब लेजर वेल्डिंग गन से लेके लेजर कटिंग से लेके सब कुछ वैसा है। और उसके पापा ने बोल दिया तू तेरी बीबी बच्ची का ध्यान रख, घर चलाने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, तू तेरी फैक्ट्री बड़ी कर। जो जिसके घर पे जिनको 10 रुपया नहीं देते थे, एक प्रोजेक्ट इतना चेंज ला सकता है।
फिर मैं पार्डी वापस बहुत घूम लिया, अभी पार्डी में हूँ। तो पार्डी में हमारे पास है ना किला पार्डी बोलते हैं। तो किला पार्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो शिवाजी सूरत पे चढ़ाई करने, लोग बोलते हैं लूटने जाते, लूटने नहीं, वो राजा थे, लूटने नहीं जाते थे, वो चढ़ाई करने जाते थे सूरत पे। तो तभी पार्टी में रुकते थे। तो हमारे पास एक किला हुआ करता, फोर्ट है छोटा सा। और अभी यंगस्टर्स को पता नहीं कि फोर्ट क्या है, किला पार्टी थे कि किला क्या है वही नहीं मालूम। और मेरा बचपन का एक घर हुआ करता था जो इसके फुट हिल पे ही है। और ये किला जो है उसको वो बाद में गवर्नमेंट ऑफिस में कन्वर्ट हुआ। तलाटी ऑफिस और ये सब ऑफिस हुई, उसमें कन्वर्ट हुआ। उसके बाद वो जेल बन गई थी, पुलिस स्टेशन और जेल। तो हम ऊपर के लिए तभी जेल थी, तो इनमेट्स को देखते थे वहाँ पे खेल रहे हैं, वो कुछ दे, उनको कुछ दे रहे, वो भी ले रहे, और वो मेमोरी थी हमारी। और बाद में वो जेल भी निकल गई, तो ये किला पूरा ऐसा हो गया था जो कोई काम का नहीं है, अबंडन है। तो उसके कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ, ये देखिए। वैसे गिर जाना चाहिए किला, पूरा किला ने पीपल के पेड़ ने पकड़ के रखा है। ये जेल है। तो ये वहाँ पे लोकल काउंसिलर्स थे, वो मेरे पास है, अभी तू आ गया यहाँ पे तो चलना किला के कुछ करना, हम इसको डेवलप करते हैं वगैरह। मैं बोला भाई मैं आर्ट का बंदा हूँ, आर्ट में कुछ कर सकता हूँ। तो बोलते क्या करेगा? मैं बोला मैं मेरे इंटरनेशनल आर्टिस्ट फ्रेंड्स को सबको मैं इनवाइट करता हूँ, लेकिन मैं एक ही शर्त पे करूँगा। बोला क्या? बोला मुझे पैसे देने की हिम्मत मत करना। बोला तो उल्टी बात करता है कि लोग तो पैसे के लिए आते, तो पैसे का मना कर रहा है। बोला सीधी बात है, मैं मांगूंगा 100, तुम लोग निकालेंगे 1900 का हिसाब मैं दूँ। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात है तू करेगा कैसे? मैं बहुत सारे दोस्त हैं, वो लोग मुझे सपोर्ट कर देंगे। अंदर से मुझे ये था कि यहाँ से पैसा लूँ, बाद में मुझे डाउट से लोग देखे कि इसने पैसे बनाए, ये सब एनर्जी वहाँ पे लेके जाओ। इससे अच्छा मैं मेरे दोस्त का हेल्प लूँ और वो सबको भी इसका पार्टिसिपेट बना दूँ प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो कुछ दे रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेशन हो रहा है उनका, तो वो अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो वैसे मैंने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया इंटरनेशनल, और हमने हमारा भी एक इंडस्ट्रियल जोन है, पार्टी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उनके साथ टाइप किया कि आप फैक्ट्री का मटेरियल इनको देना है, तो दे वर हैप्पी टू डू दैट। तो वैसे फैक्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया। मैं आर्टिस्ट लोग को चल के ही भेजता था, गाड़ी में नहीं जाना है, 2 किलोमीटर चलना है, चल के ही जाओ, वो अपने आप में पब्लिसिटी है। क्योंकि राजस्थान में फॉरेनर को देखेंगे बड़ी बात नहीं है, जयपुर में हमारे यहाँ नहीं आते कोई फॉरेनर्स। तो ये इंक्वायरी सब में आने लगी कि क्या हो रहा है, कौन आए ये लोग, तो प्रोजेक्ट को सक्सेस लेके गए। तो पहले हम लोग फैक्ट्री में लेके गए, सब फैक्ट्री में विजिट करवाए आर्टिस्टों को। तो ये सिद्धार्थ का काम है, उसको एक कोई ब्रिक मिल गई थी जो 100-150 साल पुरानी होगी, लेकिन उसमें थंबप्रिंट थे। तो उसने वैसे ब्रिक इकट्ठा करके पूरा म्यूजियम बनाया, एक जेल का सेल था उसका म्यूजियम बनाया सिद्धार्थ ने, और उसका कोलैबोरेशन था आइवन के साथ भी। तो ये कुछ साउंड एक जगह से कलेक्ट करके यहाँ से साउंड रिलीज हो रहा है। ये अथानस का काम है, ये फ्रेड मार्टिन का काम है, ये उन्नति का काम है, ये रिंकू, निमेश पटेल। निमेश का बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो जेल के अंदर पेरिस्कोप बनाया था। जो जेल में बैठे हुए आदमी बाहर देखना चाहता है तो पेरिस्कोप बनाया था उसने, स्क्रैप में से, फैक्ट्री वेस्ट में से। और मेरे प्रोजेक्ट में मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 100% जोड़ता हूँ, कहीं पे भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट।
स्कूल्स को इन्वॉल्व करना ही करना है। तो ये स्कूल की वॉक थ्रू ट्रिप बनाई थी हम लोग ने। ये अभी हमारे गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आर्टिस्टों को ऑनर किया। और ये मेरा लास्ट है, ये स्कल्पचर है, कॉर्पोरेट स्कल्पचर। तो ये गुजरात का हाईएस्ट रेनफॉल लेने वाली जगह है। और ये जो कंपनी है वो उसका प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक लाइटनिंग अरेस्टर्स। जो बिजलियाँ करती है तो उसको लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं ना, ज़मीन में लेके जाते हैं, तो वो भी क्लाउड से काम करता है। जगह भी मैक्सिमम रेनफॉल का, तो हम लोग ने कोरोना के अंदर काम चालू किया था। अच्छा, तो पहले हम लोग ने क्या बात की। अच्छा, वो मैं कॉर्पोरेट स्कल्पचर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ एक्सपीरियंस ये कर रहा हूँ कि मेरे काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ना, फ्रेंड्स हैं, तो उनसे जनरली बात होती है तो बोलते हैं सोमू मालूम है क्या हो रहा है, अभी इनकम टैक्स फेसलेस हो गया, जीएसटी सीधा हो गया, काफ़ी सारे सर्विस टैक्स, ये टैक्स वो निकल गया, सीधा जीएसटी हो गया, वो भी ऑनलाइन हो गया। अभी हम लोग है ना पैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा बंदा बोलता था साहब वो इनकम टैक्स ऑफिसर को 25 लाख देना है, सही में देना है, कौन पूछने जाएगा, पूछ नहीं सकते। अभी वो सिस्टम ही चला गया, तो हम लोग पैसे देख रहे हैं। और जो बड़ी फैक्ट्री है ना, उनको कॉर्पोरेट कल्चर में आना है। और कल्चर कैसे आएंगे? कल्चर जब आ गया तो कल्चर लाना पड़ेगा, म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस, कुछ तो लाना पड़ेगा ना। तो विजुअल आर्ट ऐसा उनका बताना है कि विजुअल आर्ट ये ऐसी चीज़ है जो कोई भी आएगा तो म्यूजिक चालू नहीं करना पड़ेगा या कोई वीडियो चालू नहीं, वो देख लेगा। ये लोग कल्चरली रिच है। तो इसीलिए अभी ना तुम लोग का आर्ट है ना, वो एसेंशियलिटी हुई, अभी सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट नहीं है, एसेंशियलिटी। ये कॉर्पोरेट वाले ने मुझे बताया और बोलता है कि ये तुझे क्या लगता है, मेरा ये स्कल्पचर बनने में 75 लाख का खर्चा हुआ था। मुझे बोलता है तुझे क्या लगता है मैं क्यों ये स्कल्पचर कर रहा हूँ, मुझे तेरा काम पसंद है तो मैं तेरे 2 पेंटिंग खरीद लूंगा ना, इतना तो खर्चा नहीं करूंगा। आई एम आंसरेबल टू माई बॉड्स। लेकिन ये स्कल्पचर से मेरे 2 क्लाइंट एब्रॉड के वो इम्प्रेस हुए ना, मेरा रेशियो 45 डिग्री में ऊपर जाता है। लेकिन ज़रूरी है, ये शौक नहीं है मेरा। तो ये अभी चेंज आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो हम लोग ने चालू किया था कि व्हाट इज़ ये ऑल्टरनेटिव आर्ट प्रैक्टिस, तो जो गैलरी सिस्टम में नहीं है, जो म्यूजियम में नहीं है, जो ऑक्शन हाउस में नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, मैंने खुद मेरा शो तो गैलरी में किया। ये क्या हुआ 2019 में, केला निकाला, खाया, कितने में बिका? 55 करोड़। क्या बिका? सर्टिफिकेट बिका। एक परफॉर्मेंस का हुआ ना, ऑल्टरनेटिव आर्ट प्रैक्टिस हुआ ना। ये क्या हुआ? बेस्क्यूट का पेंटिंग कितने में जा रहा है? स्ट्रीट आर्टिस्ट है ना ये तो मेरे लिए क्वेश्चन है, आंसर नहीं है, मैं कुछ बोलना नहीं हूं, मेरे लिए क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेटिव आर्ट है क्या ये जो अभी मेन स्ट्रीम बन चुका है। ये देखिए, ये सब ऑल्टरनेटिव अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है। डांस की पूरी दीवार लोग लेके ऑक्शन में रख देते हैं, पूरी दीवार जिसके ऊपर उसने काम किया है। और बेंसी के काम के बिना ऑक्शन खत्म नहीं हो रहा है। एक पेंटिंग का ऑक्शन हुआ, उसका ये ड्राइंग का, उसको श्रेडर में कट किया, रेट और बढ़ गए और बोलते हैं कि ये नहीं है, कमर्शियल नहीं है। क्या है वो? बात कर रहा है कमर्शियलाइजेशन के ऊपर, कंज्यूमरिज्म पे ही बात कर रहा था ना ये काम पे, लेकिन उसका भाव और बढ़ गया। ये सब क्वेश्चन है ना। रॉबर्ट सिंटन, ये उसका जेटी, स्पाइरल जेटी, ये फोटोग्राफ वगैरह
काफ़ी म्यूजियम में लगे, मोमा में है, रिचर्ड लॉन्ग, अनकन्वेंशनल मटेरियल, गैलरी म्यूजियम्स में है, एंडी गोल्dsworthy, ये अथाना संदस की जो मेरा पार्टी वाले में प्रोजेक्ट में था, वो बियॉन्ड किला में। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन, तो ऐसी मेरी जर्नी रही। होपफुली मैं कुछ जस्टिफाई कर पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोमू। कला को कैसे आम लोगों से जोड़ा और एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, दोनों ही चीज़ें, व्यावसायिक भी और समाज के साथ भी। अब मैं आग्रह करता हूँ, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें। मेरा सवाल है कि ऑल्टरनेट आर्ट प्रैक्टिस जो है वो आर्ट गैलरी और इंस्टीट्यूशनल उस सिस्टम को जोड़ने में जो चैलेंजेस आते हैं, आर्टिस्ट को चैलेंजेस आ रहे हैं कि भाई वो कैसे, ये एक अलग डिफरेंट आर्ट प्रैक्टिस है, तो कैसे वो आर्ट गैलरी से जुड़े, कैसे वो इंस्टीट्यूशनल बॉडी से जुड़े, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं? सो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस और म्यूजियम से जुड़ना तो कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ तक तो ठीक है। सवाल है गैलरी के साथ कैसे जुड़े। तो गैलरी के कुछ कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज मतलब कैसे वो परफॉर्म करते हैं। जैसे एक होती है ब्लू चिप गैलरी बोले सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी है कि 2 टायर गैलरी है। तीसरी हम लेके जाएंगे तो बुटीक गैलरी। तो ब्लू चिप गैलरी क्यों ब्लू चिप है? ब्लू चिप गैलरी इसीलिए ब्लू चिप है क्योंकि वो आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसके काम के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़, उसका सोचने का तरीका, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसीलिए वो एज अ होल, अभी जैसे मेरे बारे में बात करना है तो सोमू का पेंटिंग तो स्टूडियो प्रैक्टिस है, लेकिन वो इतना सोमू नहीं है, उसका ये साइड भी है। और जो आप एक पेंटिंग खरीदो उसका एक पार्ट लेके जा रहे हो, लेकिन पूरा तो वो अलग चीज़ है। ये बात करते हैं ना, तो वो गैलरी वाले आपके ऑल्टरनेटिव आर्ट को 100, ये जो मैंने दिखाया अभी कि गैलरी में ये काम है, वो सब ब्लू चिप गैलरी वालों ने दिखाया है। बुटीक गैलरी, 2 टायर गैलरी नहीं दिखा रहे हैं। चिंतन उपाध्याय के बारे में बात करें तो संदर्भ का कितना लंबा एक्सपीरियंस, कितने आर्टिस्ट आ चुके हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे 2 या 3 गैलरी थोड़ी बहुत ये कोशिश करती है, लेकिन ये जब ये गैलरी या आर्टिस्ट के बारे में बात करने चालू करेंगे तो ये हो सकता है। और जो आर्ट वर्क के बारे में बात करें, वो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। उनको स्क्वायर का भाव ये था और अभी ये हो गया, वो ये बात कर रहे हैं। जो गैलरी आर्टिस्ट के बारे में बात कर रही है एज अ होल, दिलीप शर्मा के बारे में एज अ होल, विनय भैया के बारे में एज अ होल बात करेंगे कि उनका कलेक्शन, उनका पैशन और वो काम में कैसे लेके थे, वो पूरी बात करेंगे, तभी इनका काम का सारी चीज़ों का वैल्यू होगा। और वो गैलरी में दिखाने के लिए रेडी भी हो जाएंगे और वो बेचने के लिए और खरीदने के लिए, क्योंकि खरीदने वाले लोग क्या खरीदते, एक स्टोरी खरीदते, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। कि सोमू का ये काम वो उसने किया था, मालूम है, हाँ उसके वो बहुत फेमस हुआ था, उसका काम कहीं मिलता नहीं है, मेरा रिलेशन इसलिए मुझे मिल गया, ये बोलने वाले लोग होते। तो ये स्टोरी खरीदते, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो जब गैलरी या आर्टिस्ट के पूरे बारे में बात करना शुरू करेंगे, तभी ये से काम गैलरियों में पहुंचेंगे और अच्छे से दिखाए भी जाएंगे। हाँ वो दिखाऊंगा मैं। हाँ मैं तो ये सब प्रोजेक्ट करने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि हम कुछ भी कर देना
वो हमारे अंदर एक नेचर बनाता है, एक सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया, ये सब बिल्ड होता है ना। तो मेरा जो खुद का जो स्टूडियो प्रैक्टिस है ना, उसमें मेरा मिनिमलिस्टिक आर्ट शॉप से काम आता है। मटेरियल्स जो लेता हूँ वो आर्ट शॉप से मिनिमल मटेरियल आता है। बाकी सब मटेरियल जो कलर्स होते हैं वो मेरे फैक्ट्रियों में से आता है। जो पिगमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री बहुत है वापी में, तो वो फैक्ट्री वाले मुझे पिगमेंट्स भेज देते हैं। ऐसे ही बोलूँगा तो इतने इतने डब्बे भर के आ जाएंगे, 2-5 साल चलेगा उतना कलर आ जाते हैं। लेकिन वो क्यों मंगवाता हूँ और मैं क्यों ये यूज़ करता हूँ, उसका रीज़न क्या है? अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है, मैं नहीं बोलूँगा नहीं है, लेकिन एक टाइम मैंने ये देखा है, क्योंकि वापी में बहुत सारी डाइस, पिगमेंट, इनगोट्स, ये सब बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो है, वो अपना सीवरेज वाटर, जो कलर वाला पिगमेंट वाला पानी है ना, नाले में छोड़ देते थे। और गर्मी के हिसाब से वो एनिमल्स, कुत्ते हैं या गाय है, वो लोग आके उसमें बैठते थे, ठंडा लगता था इसलिए। लेकिन आपको मिलेगी कि येलो कलर का कुत्ता, ग्रीन कलर की गाय, ब्लू कलर का डॉग, तो पूरे कलरफुल कुत्ते मिलते थे। तो वो मुझे बहुत क्वेश्चनेबल भी थे और विजुअल इंटरेस्टिंग भी थे। तो ये करने के लिए अभी मैं बाहर बैठ के मैं क्रिटिसाइज करता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को। इस सोचा मैंने सोचा मैं उसके अंदर उनके साथ बैठ के उनकी बात करूँगा। तो उन्हीं का मटेरियल लेके उन्हीं के कंपनियों या वही इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आई एम नॉट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई एम अगेंस्ट द इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मैं उसको, और मेरे लिए इरिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वलसाड़ इज नोन फॉर इज मैंगो कल्टीवेशन, राइट। वलसाड़ की मैंगो की हाफूस यानी बहुत ही फेमस है और बहुत बढ़िया होती है। अभी क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बड़ा है, सारे मैंगो ऑर्चर्ड वो कंपनियों, फैक्ट्रियों में कन्वर्ट हो रही है। तो ये मैंगो ऑर्चर्ड होने वाला ही नहीं है, रहने वाला नहीं है। और दूसरी बात है कि उसके वजह से वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो चेंज होते हैं, विच इज़ नॉट सपोर्टिव फॉर मैंगो एनीमोर। और लेबर प्रॉब्लम, लेबर नहीं मिल रहे हमको। फैक्ट्री से घर से लोग को लेके आते हैं, पूरी सर्विस, ओवर टाइम मिलता है, सब कुछ मिलता है, और उनकी भी हक है ना आगे बढ़ने का लेबर का। लेकिन वो इकोसिस्टम नहीं रही जिसमें कल्टीवेशन इज गोइंग टू बी पॉसिबल इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ है, अच्छा है बुरा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चंस तो है। तो वो क्वेश्चंस मेरे काम में आता है, और वो उसके लिए मैंने एक प्रोसेस बनाई देखने का, कैसे काम करने का वो नज़रिया है। मटेरियल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं इंडस्ट्रियल मटेरियल क्यों यूज़ कर रहा हूँ मेरे काम में। मेरा काम करने का तरीका वो इज़ लाइक यू नो आई एम प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन होता है ना फैक्ट्री में, उसका कैसे प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूशन में लेके जाते हैं। तो मेरा काम करने का तरीका ही प्रोडक्शन जैसा ही है। जो फैक्ट्री में जैसे प्रोडक्शन है वैसे मैं मेरे काम को प्रोडक्शन, क्योंकि वही प्रोसेस की बात कर रहा हूँ ना। तो मेरा वही है, मेरे एक साथ 5-5, 6-6 कैनवास चलते हैं। एक पे काम करता हूँ, सोचता हूँ आगे जाऊँगा, पूरा प्लान है पहले से, ये होने वाला है और ये रिजल्ट चाहिए। फिर थोड़ा टाइमिंग के लिए एज एन आर्टिस्ट मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए आर्ट क्या है, जब मैं काम करता हूँ तभी मेरा काम और मेरा जो रिलेशन बनता है उसी में से आर्ट निकलता है। उसी को मैं आज समझता हूँ। तो क्या बात कर रहा है उससे सब लोग जॉइन कनेक्ट होने वाले नहीं है, लेकिन जो टच होगा ना, जो मेरा रिलेशन जब भी मेरे काम के साथ बना है, वही मेरे लिए आर्ट है। तो तभी मैं इतना रिजिड भी नहीं रहता हूँ, तो थोड़ा छोड़ देता हूँ अपने आप को, और उसमें से जो काम निकलता है वही आर्ट है। तो ये मनीष, दिस इज नॉट हेल्पिंग, ये माउस दिखा नहीं रहा यहाँ पे। हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे कि आज एआई और अल्टरनेटिव आर्ट का ट्रेंड है, तो इसके बीच में आर्ट और आर्टिस्ट की क्या भूमिका है, हम उसको कैसे देख सकते हैं? तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा जानना है। So your question is about concern about the AI, will it take over on the art? यही बात कर रहे हैं ना। तो ये पहली बार तो नहीं हुआ ना, ये डिस्ट्रक्टिवनेस जो आई है पहली बार आई थी। लोग पोर्ट्रेट करते थे, लैंडस्केप करते थे, तभी कैमरा आए थे। क्या हुआ कैमरे का? वो टूल बन गया ना आर्टिस्ट का। और आर्ट क्या है? प्रोडक्ट तो नहीं है ना आर्ट, प्रोसेस है। एआई प्रोडक्ट की बात कर रहा है।
मेरे ख्याल से एआई में आर्ट ही ऐसा है जो बचा रहेगा, बाकी सब निकल जाएगा। यस सर। और दूसरी बात क्या है, मैं क्या करता हूं एआई के साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है एआई, जिसके पास पूरी दुनिया का नॉलेज है। मैं मेरे काम के लिए उसके साथ बात करता हूं। जो पहले हम लोग क्रिटिक के साथ बात करते, हिस्टोरियन के साथ बात करते थे ना, अभी मैं एआई के साथ पूरा टाइम बात करता रहता हूँ मेरे काम के बारे में। पहले हम लोग किसी राइटर को बोल देते, भाई मेरा स्टेटमेंट लिख के देना मेरे काम के बारे में। अभी उसने जो पढ़ा था वो टाइम पे, वो जो जानता था, उसका नॉलेज मेरे काम में डालता था, जो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ, और वो दे दिया, हम ले लेते थे, दिखा दिया। अभी मेरा स्टेटमेंट, मेरी जो प्रोसेस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के एआई को यूज करके मैं मेरा स्टेटमेंट खुद ही बनाता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर अपने आप को अपडेट नहीं किया तो एआई आप पे हावी होगा। अगर आप उसको समझ के अच्छी तरह से यूज होगा, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्टेस्ट टूल। बहुत अच्छा टूल है, लेकिन हाँ, आप अपना आइडियाज एआई से जनरेट नहीं करवाना चाहिए कभी। आइडिया अपने हैं, एआई का सपोर्ट ले रहे हैं उसमें क्लैरिटी लाने के लिए। तो एआई इज नॉट अ वरीसम फॉर मी, नेवर। जो बहुत रिसर्च और बहुत एआई करने के बाद में ये बोल सकता हूँ। Working in nature is, for me, a need. Nature is a beautiful thing. Nature is a god, and it must be maintained as a god and respected. India has a very beautiful history about art, about culture, history, poet, dance, music, everything. It's lovely. And leaves, beaver and crocodiles, everything is nature. Different history and different phenomenon and different culture. Pythagoras, Water, fire, dirt, earth, air. geometry, Working, thinking, behaving. structure and form. That is the relation between the people and the universe, or me and the universe, that is the universe. An aesthetic feeling About time, about movement in space. of these elements. Earth, leaves, soil, water, sand. Enough. Lovely. Few hundred years we get used that we choose the most expensive material for making art. We make it for the eternity. I try to ask nature, is it allowed for me? So it's not for the eternity, it's a decision that you make it temporary. As it is a nature art, it can't be controlled. It has to be organic. Nature art became an active part when I went diving for the first time underwater. I became a child again with nature. And if I hear that nature said, okay, play your games, then I come. I don't know if I'm trying to say something. I'm looking for something. Maybe it's opposite. Nature chose me like an artist. By feeling to another people how beautiful is nature. And they can host us, they can sponsor us, they can come and work with us, they can come and interact with the artists. I want artists to be free. One more time. So that they can understand nature, they can feel it, they can be part of it. Everybody thinks, well, if you're working in nature, you're enjoying nature and you're having fun. But I'm working. I'm a professional artist. And of course, group traveling has a lot of mind-opening things too. Without anything, not even an idea. You should go with the empty mind. Hello, everybody. I invite you to this journey and join us. Action!
Art nature is direct connect the man and the nature. बहुत बहुत धन्यवाद सोमू जी। कला की एक नई जानकारी कहें या प्रकृति से कला का या कला कितनी करीब है वो आपने यहाँ दिखाया। निश्चित रूप से कला विद्यार्थियों के लिए और हम लोगों के लिए भी ये एक प्रेरणा देगी, और कैसे कला को अपने आसपास जो घूमती है उसको कैसे हम अपने अंदर बिठाएं। और दूसरा, जब आप काम करते हैं कि इन लोगों ने कितना कष्ट सहा होगा, शारीरिक भी मेहनत भी की होगी और मानसिक रूप से भी कितना, पर उसका एक आनंद जो मिला वो सारा संजो कर आपने जो हमें दिखाया वो वास्तव में काबिल के तारीफ़ है। निश्चित रूप से आप लोगों से, आपसे प्रेरणा हमारे विद्यार्थी लेंगे और आपसे बात भी करेंगे इस सत्र के बाद। मैं आग्रह करता हूँ धोरा इंटरनेशनल सोसाइटी आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्षा भारती जी से। भारती आर्य कहाँ हैं? आप पधारें और प्रकृति की एक भेंट, प्रकृति से निकली हुई एक भेंट हमारे आज के विशिष्ट मेहमान सोमू देसाई जी को आप प्रदान करें। भारती जी बहुत सक्रिय है और धोरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्षा हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों के यहाँ आने से निश्चित रूप से ये आयोजन सफल हो चुका। आज निश्चित रूप से कुछ स्कूल ऑफ आर्ट्स के विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, कुछ एनएसएस के कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, उसकी वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने सूचना भी दी कि और वो समय दोनों ऐसा टकराया कि वो लोग आ नहीं पाए। लेकिन निश्चित रूप से हमने जो ये संग्रहित किया है, डॉक्यूमेंट किया है, हम समय आने पर उनको दिखाएंगे। आप का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। समय की सीमा होती है, नहीं तो सुनना तो बहुत कुछ चाहते हैं। हमारे बीच जगदीश जी, कृष्ण नारायण जी, राजेंद्र जी, महावीर जी, सुरेंद्र सोनी जी, आप सभी लोग आए, कृष्णा जी, सभी लोग आए। आप सभी का आरसीव जी और हमारे परम आदरणीय गुरु जी डॉक्टर विद्यासागर जी का स्नेह तो हमें मिलता ही रहता है। निश्चित रूप से आगे जो आयोजन होंगे उसमें आपकी भागीदारी, सक्रिय भागीदारी हमें मिलती रहेगी। कला जगत इसी से उन्नत होगा, आगे बढ़ेगा। हमारा ये दायित्व है कि हम कैसे कला को और जो अनुभव युक्त व्यक्ति हैं उनसे कैसे हम कुछ सीखें और इसको आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। अनुराग जी भी आए हुए हैं, आपका भी स्वागत। निश्चित रूप से ये कला को लोगों तक पहुंचाने में बहुत हम लोगों की मदद करते हैं। नीलू जी हैं, चंद्रशेखर हैं, जयंत गुप्ता जी हैं। आप सभी अगले सत्र में अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि ये ऐसे सत्र देखने को सुनने को नहीं मिलते हैं आमतौर पर, कला की कुछ सीमाएं हैं, पर कला ने सीमाएं जो लांघी है और एक सकारात्मक रूप में जो सीमा लांघी है, उन सब की जानकारी सोमू देसाई जैसे महानुभावों से हमें मिलती है, आगे भी मिलती रहेगी। आप सभी का चिंतन विशेष रूप से दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। दिलीप कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ दिलीप, वो मेरा चश्मा थोड़ा नंबर बढ़ गया मुझे अब तो वो कई बार जब आंखें हो जाती है तो मन की आंखों से देखना पड़ता है, वो खोजने की कोशिश करता हूँ। पर आप सभी लोगों का मेरे 2-3 प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व आर्टिस्ट थे वो तो वो रहे। अभी सामने का अरे हाँ, तीनों ये दिल्ली से विशेष रूप से तीनों युवा आर्टिस्ट। प्लीज एक बार आएंगे इधर।
They have been part of my projects most of the time. ये दिल्ली से विशेष रूप से इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन प्रकृति को लेकर, नेचर को लेकर, सोमू जी आप हमारे विद्यालयों के साथ या हमारे जितने भी यहाँ के उनके साथ यहाँ पे ऐसा है क्या जो संडे को आउटडोर स्केचिंग के लिए जाने वाले कैंप होते हैं, ऐसा है? नहीं करते हैं, ये करते हैं सब लोग तो जाते सर हैं। एक हफ्ता नेचर अटैक, मतलब एक सैटरडे जो हर संडे को करते हैं ना, तो एक संडे आउट ऑफ 4, वन संडे पूरे नेचर अटैक स्केच नहीं करेंगे, इंस्टेड से और फोटोग्राफ ले लीजिए, व्हाट यू हैव टू कैरी इज फोटोग्राफ, एक अप्रोच नया बनेगा। तो इनसे परिचय इज रिंकू चौधरी चौहान चौहान वो दाढ़ी से लग रहा है। चौधरी बढ़िया। तो रिंकू मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में, और इनका जो स्टूडियो भी ऑल्टरनेटिव है, बहुत अनकन्वेंशनल मटेरियल में काम करने वाला बंदा है, और उनका जो फॉर्मेट है काम का वो ये यंग आर्टिस्ट लोग के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। उनका ग्रेटर नोएडा में काफ़ी बड़ा स्टूडियो है और करीबन 14-15 आर्टिस्ट वहाँ पे रहते हैं उनके यहाँ पे। तो इनके साथ संवाद करके नंबर लीजिए, प्लीज़ विजिट द स्टूडियो, प्लीज टू विजिट। ये राहुल है, राहुल का भी स्टूडियो प्रैक्टिस तो है, और लेकिन वो कमीशन ही दे कोलैबोरेट विद द डिज़ाइनर्स, बड़ी प्रोडक्ट वाली कंपनी उनके साथ कोलैबोरेट करके उसमें से कुछ करते हैं, और वो इंस्पायरिंग जगह है। और तीनों साथ में ही काम, साचा स्टूडियो नाम है इनका, फेसबुक में भी, अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। और राहुल आर्ट पिलग्रिम के, आर्ट हेरिटेज के साथ अभी उनका शो चालू है ना, अभी खत्म हुआ है, तो ये आर्ट हेरिटेज के साथ काम करता है। सुपर से ऊपर वाला स्किल वाला बंदा है और वेरी थॉटफुल आर्टिस्ट। ये अभिजीत है, ओरिजिनली एसएमएस है, दिल्ली से ही दोनों, लेकिन ये एसएमएस है। और ये चंपा ट्री के साथ, चंपा ट्री गैलरी है ना दिल्ली में, उनके साथ अभी उसका भी अभी भी रनिंग है, तो इनका भी काम काफ़ी अच्छा है। तो बात करके आप इनका पता है। और इन तीनों की एक खासियत है, अब क्या खासियत है पीछे मुड़ के दिखाएंगे तो सबों को पता लग जाएगा। तो ये भी एक वो के हेड आर्ट बोल सकते हैं। 12 साल से साथ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर आने के लिए, और निश्चित रूप से आगे हम आप लोगों से भी कुछ सीखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी महान शख्सियत के साथ, और उस समय भी आपका यहाँ आगमन हमको बहुत आनंद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।